हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जीके जीएस प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के आया हूं, जो आप सभी की आगामी यूपीपी, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम, बीडीओ री एग्जाम, एसएससी एमटीएस परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यानी इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे गए हैं या आगे आने वाली परीक्षाओं में इन प्रश्नों के बार बार पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि बस वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप सभी की आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखा जाएगा। तो फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए चैनल से जरूर जुड़ें और इस वीडियो के अंत में आप सभी लोग एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपको वीडियो सीरीज कैसी लग रही। आप सभी के सुझावों का और प्रश्नों का स्वागत है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, वेदों की संख्या 4 होती है और चारों वेदों के नाम इन ऑप्शंस में दिए गए हैं। सबसे प्राचीन होता है ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद होता है अथर्ववेद। बात की गई बीमारियों का उपचार आदि से संबंधित जो है महत्वपूर्ण श्लोक या विधियां किस वेद में वर्णित हैं, तो वो होती हैं अथर्ववेद में और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है जो इष्ट देवताओं को समर्पित है। वहीं यजुर्वेद में यज्ञों के नियम व विधानों का संकलन है तथा सामवेद में यज्ञ के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। अथर्ववेद को जादू टोने, भूत प्रेत, बाधा आदि का भी वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी जीनत महल, ऑप्शन सी चांद बीबी, ऑप्शन डी रजिया सुल्ताना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चांद बीबी या चांद खातून या चांद सुल्ताना ने, जो बीजापुर की शासका थी 1596 से 99 ईस्वी तक एवं अहमदनगर 1580 से 90 की संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री एवं बुरहान उल मुल्क की बहन थी। उन्होंने मुगल बादशाह का विरोध किया था। चांद बीबी अपने सैनिकों के विद्रोह में 1599 ईस्वी में मारी गई थी। वहीं आपको बता दें, रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत में पहली मुस्लिम शासिका के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना डैश डैश शताब्दी में की थी? ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन बी 18वीं, ऑप्शन सी 13वीं और ऑप्शन डी 15वीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। सिख धर्म में गुरु नानक देव सहित कुल 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु नानक ने मानवता तथा लोगों की सेवा का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किससे युद्ध किया था? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी लोधी, ऑप्शन सी मराठा और ऑप्शन डी खिलजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मराठा। यानी पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों के पराजय के उपरांत उत्तर भारत पर उनके नियंत्रण की आकांक्षा समाप्त हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था और पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। यह भी कई बार पूछा गया है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जो मुगल शासक कौन था, तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, डैश डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी बहमनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी तथा यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा तथा राजभाषा मराठी घोषित की थी।
इसका साम्राज्य चारों प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में विभाजित था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नवजागरण का दूत, नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक तथा भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह डैश डैश में 1857 में शुरू हुआ था। यानी सिपाही विद्रोह जो 1857 का शुरू हुआ था, कहां शुरू हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी अलीगढ़। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिपाही विद्रोह उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ शहर से 1857 में शुरू हुआ था और इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में 85 सैनिकों के विद्रोह के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है। निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां और ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अशफाक उल्ला खां का नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से नहीं जुड़ा हुआ था। बाकी रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर द्वितीय तथा तात्या टोपे जो थे ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 9 नंबर है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई डैश डैश ईस्वी में शहीद हो गई। यानी रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी 1856। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताते रहें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को शहीद हो गई थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और उनके पति का नाम गंगाधर राव था। अगला प्रश्न है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन पूछा ही ना गया हो। सैकड़ों बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एलन एक्टोवियन ह्यूम, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी जॉर्ज यूल। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। अल्फांसो किस फल की किस्म है? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला और ऑप्शन डी सेब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अल्फांसो जो भारत का सबसे विशेष किस्म का आम है और ये महाराष्ट्र में इस आम को हापुस तथा कर्नाटक में आपुस के नाम से भी जाना जाता है। अल्फांसो नाम पुर्तगाल के मशहूर सैन्य रणनीतिकार अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पर इस आम का रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गोवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। भारत में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र यानी बॉम्बे हाई में होता है। इसमें दूसरे स्थान पर कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान राज्य है। राजस्थान कुल घरेलू उत्पादन का 24% कच्चा तेल उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। डैश 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 वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। यानी किस मेरिडियन पर भारतीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन ए है 81 से 1/2 यानी 81.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी है 84.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और ऑप्शन डी 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मानक समय यानी आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये प्रयागराज के निकट से गुजरती है और स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1947 में भारतीय मानक समय को मान्यता प्रदान की गई। इससे पहले देश में कई स्थानीय समय प्रचलित हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश डैश राज्य में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात के सूरत में स्थित है और 220 मेगावाट क्षमता के दो परमाणु रिएक्टर यहां पर कार्य कर रहे हैं और दोनों रिएक्टर दाबित भारी जल आधारित रिएक्टर हैं और वर्ष 1984 में इनके डिजाइन का कार्य शुरू किया गया था तथा मई 1993 से वाणिज्यिक स्तर पर इसकी प्रथम यूनिट से विद्युत उत्पादन आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है जो मणिपुर में स्थित है? ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी मराकाइबो झील और ऑप्शन डी चिल्का झील। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकटक झील। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यहाँ की यह सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पुलिकट झील की बात की जाए तो यह तमिलनाडु में स्थित है और एक लैगून झील है। यह 762 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। जबकि चिल्का झील की बात की जाए तो यह उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है और इसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर है। मराकाइबो झील वेनेजुएला में स्थित है। इसे लैगून झील अथवा खाड़ी भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी? ऑप्शन ए मददगार, ऑप्शन बी टेलीला, ऑप्शन सी डिजी यात्रा, ऑप्शन डी रेट्रोफिटमेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेलीला। केंद्र सरकार द्वारा टेलीला नामक सेवा का प्रारंभ किया गया है जो सामान्य सेवा केंद्र नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी स्तर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। यह सेवा डिजिटल इंडिया की राह पर एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह ऑनलाइन कानूनी सलाह सेवा के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1 सितंबर 2017, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2017, ऑप्शन सी 1 जून 2017, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2017। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को की गई थी। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है। भारतीय संविधान में वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान नहीं था और भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के प्रावधान को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता था जिसे बाद में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ थे और वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय बंबई में है। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन, डीएएसएच, एथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन और जेट कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अनियमित साधनों को डैश 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 नाम दिया गया है। ऑप्शन ए इन डिजी करेंसी, ऑप्शन बी क्रिप्टो करेंसी ऑफेरिंग, ऑप्शन सी इनिशियल कॉइन ऑफेरिंग और ऑप्शन डी है डिजी कॉइन ऑफेरिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिटकॉइन, डीएएसएच, इथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन एवं जेट कैश जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के लिए अनियमित साधनों को इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए कृषि और सिंचाई, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन डी बिजली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि और सिंचाई के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए आर के त्रिवेदी, ऑप्शन बी टी एन शेषन, ऑप्शन सी कल्याण सुंदरम, ऑप्शन डी सुकुमार सेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। उन्होंने इस पद पर 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक कार्य किया। उनकी सेवाओं के लिए वर्ष 1994 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह पश्चिम बंगाल के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय MOPA ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधान से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया है। अब ये है क्या? ऑप्शन ए डिजिटल करने और उनके कार्य को बहस और चर्चा रहित बनाने के लिए। किस लिए प्रस्ताव दिया गया है? ऑप्शन बी डिजिटल करने और उनके कार्य को गैर पारदर्शी बनाने के लिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, गैर पारदर्शी बनाने का कोई इसमें उद्देश्य ही नहीं होगा। ऑप्शन सी है डिजिटल करने और उनके कार्यों को कागज रहित बनाने के लिए, हो सकता है। ऑप्शन डी है डिजिटल करने और उनके कार्यों को आसान बनाने के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संसद और राज्य विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत ई संसद और ई विधान केंद्र सरकार का मिशन मोड प्रोजेक्ट लागू किया गया है। अगला प्रश्न है डैश 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 दक्षिण भारत का सर्वप्रथम और देश का 8वां न्यायालय है जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए कर्नाटक उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मुंबई उच्च न्यायालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2018 में ई कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा आरंभ की और ऐसा करने वाला यह दक्षिण भारत का पहला तथा देश का 8वां उच्च न्यायालय है। नई प्रणाली में उच्च न्यायालय में केस फाइल करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 में गोपनीयता यानी निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। गोपनीयता का अधिकार अर्थात राइट टू प्राइवेसी के संबंध में दायर याचिका पर अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेयर की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। पीठ ने यह निर्णय दिया कि गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक स्वाभाविक अंग माना जाए। अगला प्रश्न है एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आघातवर्धनीयता, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी ध्वन्यात्मकता, ऑप्शन डी चालकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तन्यता। पदार्थ विज्ञान में तन्यता किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदलने की क्षमता को कहा जाता है। तन्य पदार्थ आसानी से खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किए जा सकते हैं जबकि अतन्य पदार्थ तनाव डालने पर आसानी से नहीं खींचे जा सकते हैं तथा वे अक्सर टूट जाते हैं। सोना और तांबा दोनों तन्य पदार्थों के श्रेष्ठ उदाहरणों के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतया आयु बढ़ने के साथ घट जाती है। यह विकार डैश डैश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दृष्टि वैषम्य, ऑप्शन डी जरा दूर दृष्टि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जरा दूर दृष्टि। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतया आयु बढ़ने के साथ घट जाती है। यह विकार जरा दूर दृष्टि कहलाता है। इस दोष में मानव नेत्र की समंजन क्षमता घटती है। कौन सी क्षमता घटती है? समंजन क्षमता घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अतिचालकता है तो वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में डैश डैश प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन और ऑप्शन डी हीलियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है। यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित है तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे? तो ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 420, ऑप्शन सी 480, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 480। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है डैश 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 प्रति अम्लों का एक घटक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा जो है प्रति अम्लों का एक घटक है? तो 30 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी NaHCO3 जो है एक प्रति अम्लों का एक घटक है। तो साथियों ये था जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और आपकी उन परीक्षाएं जैसे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी टीईटी, सुपर टेट, सी टेट
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम, वीडियो री एग्जाम, एसएससी एमटीएस परीक्षाओं के लिए ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।